Hello all of you. I welcome you on your very own YouTube channel मनोज जांगिर क्लासेस और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं केस स्टडीज की. Now this case study is a very new topic which has just launched by CBSE in the upcoming exams. तो सीबीएसई में काफी नया टॉपिक है विच इज गोइंग टू ऐड. अगर आपने सीबीएसई का सैंपल पेपर देखा है तो आपको याद होगा कि क्वेश्चन नंबर 7 to 8 जो मैक्रो इकोनॉमिक्स आईईडी और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों में जो लास्ट वन मार्कर क्वेश्चंस होते हैं उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस गिवन हैं. तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आप देखेंगे 26, 27, 28 इसी के अराउंड जो है 3 क्वेश्चंस आईईडी में और 3 क्वेश्चंस जो है मैक्रो में केस स्टडीज के गिवन हैं. अब केस स्टडी कोई अलग चीज नहीं है, बट अगर आपने इसे पढ़ा नहीं है तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम आप लोगों के लिए क्रिएट कर सकती है. वैसे व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कि केस स्टडीज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इजी हैं और ये इजी तब होंगी जब बेसिकली आपको पता होगा कि ये किस तरीके से आती हैं, हाउ टू आंसर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस या क्या कुछ होता है. तो पेपर में केस स्टडी, सबसे पहले केस स्टडी की बात करेंगे हम यहाँ पर कि पेपर में जब आएगा किस तरीके से आंसर लिखेंगे. रीड द फॉलोइंग केस स्टडी केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द सेम. यानी कि इस पैराग्राफ को आपने पढ़ना है, पेपर में भी कुछ इस तरीके से आएगा. मैंने ये एनसीईआरटी से उठाया है. Muslin is a type of cotton textile which had its origin in Bengal, particularly places in and around Dhaka, now capital of Bangladesh. Dhakai muslin has gained worldwide fame as an exquisite type of cotton textile. The finest variety of muslin was called malmal. Foreign travelers also used to refer to it as मलमल शाही बोला जाता है इसको या मलमले खास, मलमल खास, meaning that it was worn by और fit for the royalty. यानी कि जो रॉयल लोग होते हैं उनके लिए इस तरीके का जो आउटफिट है इससे बनता है. अब यहाँ पर ये केस स्टडी है, सबसे पहले पढ़िए इसको. अब यहाँ पर ये देखिए कि व्हाट वाज मसलिन रेफरिंग टू. तो मसलिन होता क्या है अब यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है. अगर आप देखना चाहें, यहाँ पर समझना चाहें, लेट मी टेक द हाइलाइटर, कि मसलिन इज अ टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल विच हैड इट्स ओरिजिन इन बंगाल. तो यहाँ पर आप इतना सा लिख दीजिए कि भाई ये एक, वैसे इतना भी लिखेंगे कि कॉटन टेक्सटाइल होता है तो दैट्स ओके, कोई इशू नहीं है, आपको 1 नंबर इसका मिल जाएगा जितने भी क्वेश्चन होंगे. यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चंस लिए हैं. आगे आने वाली केस स्टडीज में अकॉर्डिंग टू दी केस स्टडी मैंने 4 क्वेश्चंस भी लिए हैं, मैंने 5 क्वेश्चंस भी लिए हैं. आपके जो आएगा वो यहाँ पर 7 to 10 मैक्रो में और अराउंड 25, 26, 27 आई होप जो है वो आईईडी से 3 क्वेश्चंस होंगे. इसके बाद कहते हैं फॉर होम दैट स्पेशल काइंड ऑफ मसलिन मेड फॉर. तो ये किसके लिए? बेसिकली रॉयल्टी के लिए, मतलब रॉयल लोगों के लिए होता है ये. तो दिस इज द सेकंड आंसर. व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ डज इंडस्ट्रियल सेक्टर हैड एंड व्हाई. किस तरीके का जो है ग्रोथ जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में था और क्यों था. अब ये पूरा पैराग्राफ आपने पढ़ लिया है, समझ लिया है, कोई इश्यूज मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर आपको आ रहे हैं या आए होंगे. इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको नहीं बताया है. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अब देखेंगे तो ये बड़ा हटके क्वेश्चन है. व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ डज इंडस्ट्रियल सेक्टर हैड एंड व्हाई. अब ये यहाँ पर ये इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उनसे आपको बचना है, इस तरीके के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है, बिकॉज ये क्वेश्चंस आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ये मैंने बता दिया. मसलिन वाला ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये मैंने बता दिया. फॉर होम रॉयल पीपल के लिए होता है ये भी मैंने बता दिया. ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके और ये इस पैरा में गिवन नहीं है, लेकिन आपको आंसर करना है उस टाइम पर बिफोर 1947 इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था. तो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं था. इंडस्ट्रियल सेक्टर तो हमारा आज भी इतना ज्यादा डेवलप नहीं है. सो लोप साइडेड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर था हमारा, मतलब कोई बहुत ज्यादा एडवांस नहीं था, कहीं कहीं बहुत ज्यादा था, कहीं बहुत कम था. द इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज लोप साइडेड इन द सेंस दैट कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, जो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री थी, was not adequately supported by capital goods industry. So basically we were having a dearth of consumer goods industries
कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, और मैं अगर बात करूं तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के अलावा कोई बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारे पास ऐसा कुछ था नहीं। इवन दो हमारे पास शुगर, सीमेंट और ये जूट, कॉटन, इस तरीके की इंडस्ट्रीज अवेलेबल थी, बट कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री या जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस जिनकी होती है, इस तरीके की इंडस्ट्रीज हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। आई होप सो कि आपको ये केस स्टडी समझ में आ रही है। मेरे पास बहुत सारी केस स्टडीज हैं ये, अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर, यस सर वी वांट मोर केस स्टडीज। तो मैं इसी चैप्टर पर आपके लिए और भी केस स्टडीज लेकर आऊंगा। ये मेरा एक फेवरेट सा क्वेश्चन है, ये केस स्टडी नहीं है, इसमें आपको पिक्चर को स्टडी करना है। केस स्टडी 2 मैंने नाम दिया है इसको। रेफर द फॉलोइंग सोर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट। तो भाई यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये कुछ बताया हुआ है कि पहले क्या करते थे हम, जो है यहाँ पर ब्रिटिश से यहाँ पर पूरा साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से होते हुए यहाँ पर हम आते थे इंडिया। ये हमारा इंडिया है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये इंडिया ये पूरा। और ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये स्वेज कैनाल लिखा हुआ है यहाँ पर, और इस स्वेज कैनाल ओपन होने की वजह से यहाँ से जो रूट था वो काफी छोटा हमें पड़ने लग गया। तो पहले हम ऑलमोस्ट 12,300 माइल्स का ट्रेवल करते थे, ऑलमोस्ट 20,000 किलोमीटर्स का ट्रेवल करते थे, जो ऑलमोस्ट आधा होकर 11,600 किलोमीटर्स का हो गया था बिकॉज ऑफ स्वेज कैनाल। तो यहाँ पर ये पूछा गया कि कौन से रूट को डिपिक्ट कर रहा है, तो आप ये देखिए ये स्वेज कैनाल को डिपिक्ट कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला आंसर 1 नंबर आपका। द ओपनिंग ऑफ द रूट फर्दर इंटेंसिफाइड डैश कंट्रोल ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड। अभी आपको पता है सारा का सारा ब्रिटेन से आ रहा था, सारा का सारा जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, बेसिकली हम उनके कॉन्टिनेंट थे, सॉरी हम उनकी कॉलोनी थे, कॉन्टिनेंट नहीं थे, उनकी कॉलोनी थे। तो यहाँ पर ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड आपका आंसर होगा। कहीं पर भी गिवन नहीं है, यहाँ पर आप इस पूरी इमेज में देखेंगे ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो ऑब्वियसली आप बता सकते हैं, अंडरस्टूड है। द न्यू रूट ओपनड इन 1869। इस पे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन विच ईयर सुएज कैनाल वाज ओपनड, कब ओपन हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए 1869 में सुएज कैनाल को ओपन किया गया था। अब ये जो न्यू रूट ओपन हुआ था 1869 में, तो इससे क्या फायदे हुए थे भाई, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवेज, डेफिनेटली ये था। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आप खुद देख सकते हैं कि जहां पर हम ऑलमोस्ट 19,800 किलोमीटर ट्रेवल करके आते थे, अब हमें 11,600 किलोमीटर ही ट्रेवल करना पड़ रहा था, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो डिक्रीज हुई थी। ईज द एक्सेस टू द इंडियन मार्केट, ये भी आप देख पा रहे हैं कि पहले इतना घूम के आते थे और अब हम बिल्कुल यहाँ से और बड़े आराम से पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो है डी। ये 3 क्वेश्चन है, केस स्टडी 2 है ये। और इसके बाद यहाँ पर है कि स्ट्रैटेजिकली एंड इकोनॉमिकली इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डैश इन द वर्ल्ड। तो भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवे था इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। स्ट्रैटेजिकली और इकोनॉमिकली दोनों ही तरीके से ये ब्रिटिशर्स के लिए बहुत अच्छी चीज थी, और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए भी थी। तो काफी आराम से इंडिया से एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो सकता था। चारों की जैसे मैंने बताया कि कहीं पर आपके पास क्वेश्चंस ज्यादा होंगे, कहीं पर कम होंगे। ये सारे के सारे इसके आंसर्स हैं जो मैंने सेपरेटली लिखे हुए हैं, बिकॉज आई नो कि काफी सारे बच्चों को जो मैं बोल रहा हूँ वो शायद समझ ना आए या लिख ना पाए, तो मैंने आंसर्स भी यहाँ पर आपको दे दिए हैं और आप बड़े आराम से इसको स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने जो ऑब्जर्व किया, मैं फिर कह रहा हूँ, बट आई ऑब्जर्व ओवर दिस पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर द लॉन्चिंग ऑफ सीबीएसई सैंपल पेपर इज कि केस स्टडीज आसान हैं, ऐसा कुछ है नहीं। ये थोड़ा सा बड़ा है पैराग्राफ, और ये भी हमने सीबीएसई सॉरी एनसीईआरटी से ही उठाया है। तो अगेन ये ऊपर लिखा होगा, रीड द फॉलोइंग केस स्टडी केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। और इसमें ये भी दिया होगा कि सो एंड सो क्वेश्चन नंबर होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको जो है ये कुछ क्वेश्चन है, ये इस पैराग्राफ के बेसिस पे आंसर करने हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि भाई हमारे पास ये जो सिचुएशन है क्या दी हुई है। तो कहते हैं बिफोर कॉलोनियल पीरियड से पहले इंडिया वाज एक्सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर्ड गुड्स व्हिच एंजॉयड वर्ल्ड वाइड डिमांड। इंडियन गुड्स की बहुत ज्यादा डिमांड होती थी पहले।
अंडर द कॉलोनियल रूल इंडिया वाज रिड्यूस्ड टू अ सप्लायर। ये तो भाई ड्यूअल स्ट्रैटेजी थी कि इंडिया को सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल और इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स बनाया जाए। जैसे कि यहाँ से रॉ मटेरियल जाता था जूट, कॉटन, इंडिगो, वुल, शुगर, इस तरीके की चीजें, और वहां से जो कपड़े बने हुए आते थे, सिल्क, वुलन क्लोथ्स और लाइट मशीनरी। मशीनरी तो खैर हमें वहीं से आती थी, मैंने पहले भी ऊपर बताया आपको कि इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज नॉट दैट मच गुड, लो साइडेड ग्रोथ थी इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर की। तो ये ब्रिटेन से आती थी सारी चीजें। एडिशनली ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल, अभी हमने ऊपर पढ़ा, दिस इंटेंसिफाइड द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स ओवर इंडियन फॉरेन ट्रेड। ब्रिटिशर्स का एक बहुत बहुत बड़ा जो है कंट्रोल आ गया। द रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड वाज अलाउड विद हैंडफुल कंट्रीज, नेमली चाइना, सिलोन, सिलोन जिसको श्रीलंका बोला जाता था, पर्शिया, ईरान को पहले पर्शिया बोला जाता था। एंड इंटरेस्टिंगली इवन दिस ट्रेड वाज हेवीली मॉनिटर्ड बाय कॉलोनियल्स। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट देयर वाज अ लार्ज जनरेशन ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लस, कि ऐसा नहीं है हमें हमें उसका मतलब फायदा नहीं मिलता था, बिकॉज इतने सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, फायदा मिलता था अंडर ब्रिटिश रूल। बट India was a large exporter in the colonial period. However, it did not affect economies or countries' economy. Affect the country's economy. हमारी कंट्री की इकोनॉमी को कहीं पर भी कुछ ऐसा नहीं कि उसके लिए अच्छा हुआ हो। Commodities like food, grain, clothes, kerosene hit the country hard with its scarcity. Ironically, this export surplus, ये जो export surplus था, never made its way to India. इंडिया के लिए कुछ अच्छा नहीं हुआ इस अमाउंट से। इट वाज यूज्ड टू मेक पेमेंट्स, इससे पेमेंट होती थी ऑफिस सेटअप करने के लिए। ब्रिटेन अपने ऑफिस सेटअप करता था वॉर एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए, और इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स को इंपोर्ट करने के लिए। सच ब्रुटैलिटी इवेंचुअली लेड टू द डॉन ऑफ राइजिंग फॉरेन ट्रेड एस्पेक्ट ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीजें यहाँ पर होने लगी थी। ये आप बाकी की वीडियोस देखेंगे मेरे, उसमें आपको पता लग जाएगा। क्वेश्चंस की बात करते हैं। हाउ डिड द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल हेल्प ब्रिटिशर्स, किस तरीके से हेल्प किया? तो भाई यहाँ पर कलर कर देते हैं चेंज, और सबसे पहले कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इसके हेल्प की। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ट्रेड जो है वो इंटेंसिफाइड हो गया बहुत ज्यादा, और ब्रिटिशर्स जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल करने लगे। एंड द रिमेनिंग वॉल्यूम ट्रेड वाज अलाउड टू हैंडफुल कंट्रीज। अच्छा ये नहीं है यहाँ पर, तो कंट्रोल उनके हाथ में आ गया, इस तरीके से आप कह सकते हैं। इंटेंसिफाइड स्ट्रेटेजिकली हमें जो है कंट्रोल करने लग गए। द एक्सपोर्ट सरप्लस वाज यूज्ड फॉर वेलफेयर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ट्रू है या फॉल्स है? भाई एक्सपोर्ट सरप्लस अभी आपने पढ़ा, ये देख लीजिए कि एक्सपोर्ट सरप्लस होता था तो कहाँ कहाँ किन किन चीजों के लिए यूज होता था। तो ये स्टेटमेंट तो एब्सोल्युटली फॉल्स है। नेम द कंट्रीज विद विच इंडिया हैड फॉरेन ट्रेड। कौन कौन सी? तो ब्रिटेन तो है ही है, इसके साथ यहाँ पर चाइना, सिलोन एंड पर्शिया, इसके साथ हम लोग ट्रेड करते थे। व्हाट इज द रीजन फॉर द शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन? फूड ग्रेन फैमिन वगैरह बहुत ज्यादा आते थे, और नेचुरल कैलमिटीज बहुत ज्यादा होती थी, और लैंड रेवेन्यू सिस्टम की वजह से जो है इतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता था। तो इस तरीके की कुछ रीजंस हैं यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि क्यों हमारा फूड प्रोडक्शन कम था। कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स भी हो गया था, जैसे इंडिगो वगैरह को प्रोड्यूस करने के लिए एडवांस दिया जाता था, प्यार से ना मानेंगे तो जबरदस्ती आपसे प्रोड्यूस करवाया जाएगा। और इंडिगो की एक खास बात होती है, आप लोगों को पता भी होगा कि वंस यू हैव प्रोड्यूस्ड इट ऑन अ पीस ऑफ लैंड, देन यू कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग एल्स ऑन दैट पीस ऑफ लैंड। और ये इंडिगो ब्रिटिशर्स ब्रिटिश इंडस्ट्रीज की जो क्लोथ इंडस्ट्रीज थी उसके एक्सपेंशन के लिए यूज होता था। तो ये सारे के सारे आपको जो है यहाँ पर चीजें हैं। हालांकि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सेस टू द इंडियन मार्केट वाज मेड इजियर। अब ये अलग अलग चीजें आप बता सकते हैं यहाँ पर, जरूरी नहीं है कि आप पैरा से ही उठाएं, अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं कि व्हाट डू यू थिंक अकॉर्डिंग टू यू इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो कहीं पर इस तरीके की आपको सब्जेक्टिव ऑप्शंस भी दिए जाएंगे। ये 3 केस स्टडीज थी आपके लिए। आई होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। इस तरीके के अगर और भी केस स्टडीज आपको बाकी चैप्टर्स के लिए या इस चैप्टर के लिए चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं फेसबुक पर, तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक जरूर करें। आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मनोज जैन क्लासेस के नाम से ही हमारे जो है सोशल हैंडल्स हैं। और अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिए, आपके लाइक से हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है, एनर्जी मिलती है इस तरीके की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने के लिए।
कमेंट बॉक्स में अगर आपका कोई डाउट है तो आप ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप हमें लिखकर बता सकते हैं। हर एक कमेंट को मैं रीड करता हूँ और उसका रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। और पढ़ते रहिए और देखते रहिए मनोज जहांगीर क्लासेस। मिलते हैं किसी और केस स्टडीज में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम।